Can you see the slide? Yes, ma'am. So we have revised temperature, pulse and respiration. Now we have to start with blood pressure. So blood pressure क्या होता है? What is blood pressure? Blood pressure is actually the force exerted by the blood against the wall of the arteries in which it is flowing. तो जो force होता है blood का against the wall of the arteries, that is known as the blood pressure. तो जो blood pressure, what is blood pressure? Blood pressure is actually the force exerted by the blood against the wall of the arteries. अब क्या होता है कि जब वेंट्रिकल्स पंप करते हैं ब्लड को इन दी आर्टरीज, आइदर पल्मोनरी आर्टरी या फिर आउटा, दोनों में जब वेंट्रिकल्स पंप करते हैं ब्लड को, तो ब्लड जो है एकदम प्रेशर से आर्टरीज में जाता है. और ये जो प्रेशर जो आर्टरीज में, जो ब्लड प्रेशर जिस फोर्स से आर्टरीज में गया है, उस फोर्स को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्लड प्रेशर. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. और इसको हम कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर. तो दो तरीके के ब्लड प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. सो व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टोलिक प्रेशर? सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? देखो ये आपको हमेशा याद रखना है. सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. सिस्टोलिक प्रेशर इज द मैक्सिमम ऑफ द प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स फ्लोइंग फॉलोइंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? मिनिमम प्रेशर ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स फॉलोइंग क्लोजर ऑफ द आउटिक वॉल्व या फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन. तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है उस टाइम का प्रेशर होता है, या फिर ये मैक्सिमम प्रेशर होता है जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है. उस समय जो प्रेशर ब्लड आर्टरीज की वॉल्स पे डालता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं. व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर? सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है जो प्रेशर वेंट्रिकल्स कि कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जो ब्लड का प्रेशर होता है अगेंस्ट दी वॉल ऑफ दी आर्टरीज, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं. और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेसल्स व्हेन देयर इज वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन. वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के वक्त जो प्रेशर होता है दैट इज नोन एज द डायस्टोलिक प्रेशर. और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जो प्रेशर होता है दैट प्रेशर इज नोन एज द सिस्टोलिक प्रेशर. समझ में आ रहा है सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उस वक्त जो ब्लड का जो प्रेशर होता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स, देन इट इज नोन एज द सिस्टोलिक प्रेशर. और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स फॉलोइंग द क्लोजर ऑफ द आउटिक वॉल्व या फिर फॉलोइंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जो प्रेशर होता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स, इट इज नोन एज द डायस्टोलिक प्रेशर. BP is measured by using an instrument called BP cuff, sphygmomanometer and stethoscope. तो BP apparatus को हम क्या बोलते हैं? What do we say? What do we call BP apparatus? What is the other name of the BP apparatus? Sphygmomanometer. Sphygmomanometer. और स्टेथोस्कोप की मदद से हम बीपी को मेजर करते हैं. नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. अडल्ट्स में ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है. ब्रेकियल आर्टरी एंड पॉप्लिटियल आर्टरी आर द मोस्ट कॉमनली यूज आर्टरीज. तो ज़्यादातर हम ब्लड प्रेशर कहाँ लेते हैं? हम हाथ में भी ले सकते हैं और पैरों में भी हम ब्लड प्रेशर ले सकते हैं. हाथ में हम कहाँ पे महसूस करते हैं? कहाँ पे हम स्टेथोस्कोप को रखते हैं? ब्रेकियल आर्टरी पर रखते हैं. और पैरों में जब हम ब्लड प्रेशर ले रहे हैं तो स्टेथोस्कोप को कहाँ पे रखते हैं? पॉप्लिटियल आर्टरी पर रखते हैं. ठीक है.
It is measured by securing the BP cuff to the upper arm and thigh, placing the stethoscope on the brachial artery in the antecubital space and popliteal artery at the back of the knee. तो कैसे हम ब्लड प्रेशर को कैसे मॉनिटर करेंगे? अगर हमें ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है तो हम कफ को आर्म में बांधते हैं, ठीक है। कफ को क्या करते हैं हम? आर्म में बांधते हैं और आर्म में बांधकर कफ को आर्म में बांधते हैं और बीपी हम स्टेथोस्कोप को हम ब्रेकियल आर्टरी पे रखकर बीपी को मेजर करते हैं, या फिर हम कफ को थाइस में भी बांध सकते हैं और स्टेथोस्कोप को हम पॉप्लीटियल आर्टरी पे रखकर बीपी को मेजर कर सकते हैं। समझ आया? इन दोनों तरीके से हम बीपी मेजर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज पल्स प्रेशर? पल्स प्रेशर, जैसे उस दिन आदर्श ने बोला था डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक प्रेशर, ये पल्स प्रेशर होता है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर अलग है, स्ट्रोक वॉल्यूम अलग है और कार्डियक आउटपुट अलग है। Now what are the factors which affect blood pressure? कौन कौन सी चीज़ों की वजह से ब्लड प्रेशर अफेक्टेड हो सकता है? फीवर अगर है पेशेंट को तो ब्लड प्रेशर अफेक्टेड हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, सीवियर इन्फेक्शन है तो तब हो सकता है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एक डिजीज कंडीशन होती है जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे मेडिकल सर्जिकल में। इसमें आर्टरीज पे फैट डिपोजिशन हो जाता है और फैट डिपोजिशन होने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। अगर आर्टरीज में फैट डिपोजिशन हो जाए तो ब्लड जिस तरीके से मूव कर रहा है उस तरीके से मूव नहीं कर पाएगा। किसी भी पाइप में अगर कोई चीज़ सपोज फंस जाती है तो वहाँ पे जो पानी होगा वो सही से मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि आर्टरीज में जब फैट डिपॉजिट हो जाता है तो जो ब्लड है वो और प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल्स पे आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए वो क्या करेगा, जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज की, जो वॉल्स होगी उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। एक्सपोजर टू कोल्ड, तो अगर कोल्ड है या हीट है, एक्सटर्नल हीट है, उस वजह से भी ब्लड प्रेशर अफेक्टेड हो सकता है। ओबेसिटी की वजह से, ओबेसिटी में भी यही होता है कि ज़्यादा फैट होने की वजह से जो ज़्यादा ओबीस होते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। हैमरेज, हैमरेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हैमरेज? ये तो आपको पता ही होगा। व्हाट इज हैमरेज? इंटरनल ब्लीडिंग। क्या क्या बोला आपने? मैम ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग तो होती क्या हैमरेज क्या होता है? दौरे पड़ना। नहीं। मैम इंटरनल ब्लीडिंग ब्रेन में। हाँ, ब्लीडिंग, यस हैमरेज इज मैम। ब्लीडिंग। तो अगर इंटरनल ब्लीडिंग है, हमें पता नहीं चल रहा है, या अगर इंटरनल भी नहीं, एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी अगर हो गई है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो गई है, तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिर सकता है, ठीक है। अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर फिर गिरने लगेगा। लो हेमाटोक्रिट, व्हाट इज हेमाटोक्रिट? हेमाटोक्रिट मतलब क्या होता है? जब आप ब्लड रिपोर्ट देखते हो, आपने ब्लड रिपोर्ट अगर कभी देखी है सीबीसी रिपोर्ट, उसमें दो चीज़ें होती हैं, हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट। सो व्हाट इज हेमाटोक्रिट? हेमाटोक्रिट इज एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का जो परसेंटेज होता है उसको हम हेमाटोक्रिट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम।
साइट्स फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। अब कौन कौन से साइट्स होते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए? ब्रेकियल आर्टरी, ये कॉमन साइट है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। पॉप्लीटियल आर्टरी, फोर आर्म यूजिंग रेडियल आर्टरी, ये सारे जितने भी साइट्स है दीज आर अनकॉमन। अगर अपर आर्म में नहीं मिल रहा है तो हम थाइस पे जाते हैं। फोर आर्म पे बहुत कमी से हम ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं फोर आर्म पे यूजिंग रेडियल आर्टरी। उसके लिए हमें स्टेथोस्कोप की ज़रूरत भी नहीं होती, वो हम ऐसे ही कर सकते हैं। लेग यूजिंग पोस्टीरियर टीबियल या फिर डोर्सालिस पेडिस, तो इन दोनों में हमें स्टेथोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं। A persistently high blood pressure measured for greater than 3 times is called hypertension. तो हाइपरटेंशन क्या होता है? जब 3 बार से ज़्यादा हमने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया और 3 बार से ज़्यादा मेजर करने के बाद 3 बार हमने जब ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया और तीनों बार ब्लड प्रेशर हाई आया किसी पेशेंट का, तो तब हम उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। अब 3 बार का मतलब ये नहीं होता है कि लगातार 3 बार, नहीं, जैसे आज हमने किया, कल हम फिर से कर रहे हैं, फिर परसों हम फिर से कर रहे हैं, या फिर हम सुबह करा हमने, फिर शाम में किया या रात में किया, थोड़ा सी गैप छोड़ के अगर हम 3 बार हमने मेजर किया है, ठीक है, विद गैप्स इन बिटवीन, और तीनों बार ब्लड प्रेशर हाई आया है, देन वी कंसिडर इट एज हाइपरटेंशन। 140/90 या फिर 140/90 से अबव अगर ब्लड प्रेशर आता है, देन इट इज कंसिडर्ड एज हाइपरटेंशन। समझ आई बात? या और 100/60 से नीचे अगर ब्लड प्रेशर आता है, देन इट इज कंसिडर्ड एज हाइपोटेंशन, ठीक है। Because of many factors influencing BP, a single measurement is not necessarily significant to confirm hypertension. और कभी भी हम एक मेजरमेंट से कंफर्म नहीं कर सकते कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, हम 3-4 मेजरमेंट लेंगे। When it is known, it is called secondary hypertension, and when the cause is unknown, it is called primary or essential hypertension. अब क्या होता है, कई बार हाइपरटेंशन किसी और वजह से हो रहा है, then it is known as secondary hypertension. अगर कोई और वजह से हाइपरटेंशन नहीं है, तब जो हम हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। कोई और वजह जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया आर्टीरियल ब्लॉकेज हुआ है, आर्टरीज में ब्लॉक हुआ है, तो आर्टरीज में ब्लॉक होने की वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है किसी पेशेंट को, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, देन इट इज नोन एज द सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। और अगर आर्टरीज में ब्लॉक नहीं है, ऐसे ही अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है, देन इट इज नोन एज द प्राइमरी हाइपरटेंशन। कोई किसी और वजह से नहीं होगा अगर हाइपरटेंशन, तब हम उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलेंगे, और अगर किसी और वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है तब हम उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? Yes. Okay. Purpose of assessing blood pressure: to obtain baseline measurement of the arterial blood pressure for subsequent evaluation, to determine the client's hemodynamic status, to identify and monitor changes in the blood pressure. तो ये स्टेथोस्कोप है, सॉरी इक्विपमेंट कौन से यूज करते हैं हम? स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर कफ और स्पिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कफ होता है, दिस इज द कफ, दिस इज द स्पिग्नोमैनोमीटर जहाँ पे हम रीडिंग लेते हैं, ये स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको स्टेथोस्कोप के पार्ट्स बताए थे, अगर नहीं बताए थे तो आप देखो अभी। दिस इज नोन एज द ईयर पीस, जो हम कान में लगाते हैं जिस पार्ट को, दैट इज नोन एज द ईयर पीस। और
ईयर पीस के नीचे जो ये वाला पार्ट होता है, जो मेटल का पार्ट होता है यूजुअली, दिस इज नोन एज द बाइनोरल्स, इसको हम बाइनोरल्स बोलते हैं। फिर रबर या फिर प्लास्टिक की ट्यूबिंग होती है, ये जो ट्यूबिंग है कलर्ड पार्ट है, ये रबर या प्लास्टिक का होता है। उसके बाद आता है बेल, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बेल बोलते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम एंड बेल, क्लियर है? यस मैम। प्रोसीजर टू मेजर बीपी। अब क्या प्रोसीजर होगा बीपी को मेजर करने के लिए? सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर करने से पहले यू नीड टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। चाहे आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, यू नीड टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। फिर उसके बाद आपको पेशेंट को पोजीशन देंगे, सही पोजीशन देंगे। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, रिमूव एनी लाइट क्लॉथ फ्रॉम पेशेंट्स आर्म। और अगर पेशेंट, जैसे सर्दियों में होता है, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा कपड़े पहना हुआ है और उसकी वजह से हो सकता है आपको सही से बीपी सुनाई ना दे, तो आप पेशेंट को बोल सकते हो कि आप अपने जो एक्स्ट्रा क्लोथ्स है उसको रिमूव करें, या अपने स्वेटर वगैरह को आप रिमूव करें। ठीक है, अगर बहुत मोटा स्वेटर है, बहुत मोटा कोट है, तो आप उसको रिमूव करवा सकते हैं। Then make sure that the client has not smoked or ingested caffeine within 30 minutes prior to measurement. तो 30 मिनट पहले आपको पेशेंट को बताना है, या आपको पेशेंट से पूछना है कि कहीं आपने स्मोकिंग तो नहीं करी या आपने कोई कॉफ़ी तो नहीं पी है 30 मिनट पहले। ठीक है, position the patient on lying, sitting or standing position, but always ensure the sphygmomanometer is at the level of the heart with the arm supported and the palm facing upward. तो पोजीशन करो पेशेंट को ऑन सही पोजीशन दो, आइदर लाइंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखना है कि स्फिग्नोमैनोमीटर जो है इट शुड बी एट द लेवल ऑफ द हार्ट, और पाम जो है हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, आर्म्स जो है हमेशा सपोर्ट करने चाहिए, आइदर ऑन द टेबल या फिर किसी भी चीज़ पर आर्म्स को सपोर्ट करना है, और पाम्स शुड बी फेसिंग अपवर्ड। जो हमारा जो हाथ है, जो पाम्स है हमारे हाथ के, इट शुड बी फेसिंग अपवर्ड। अप्लाई कफ सिक्योरली अराउंड द आर्म। Apply cuff 2.5 centimeter above the antecubital space or fossa. तो हमें कहाँ पे कफ को अप्लाई करना है? 2.5 सेंटीमीटर अबव द एंटीक्यूबिटल स्पेस और फोसा। जो एंटीक्यूबिटल फेस है, व्हाट इज एंटीक्यूबिटल फेस बाय द वे? स्पेस, एंटीक्यूबिटल स्पेस क्या होता है? एंटीक्यूबिटल स्पेस क्या होता है? बीएससी फर्स्ट ईयर्स, आप लोग सो गए क्या? एंटीक्यूबिटल स्पेस क्या होता है? आर्म और फोर आर्म के बीच में जहाँ पे एल्बो का जो अपोजिट साइड है ना, एल्बो का जो अपोजिट साइड, दैट इज नोन एज द एंटीक्यूबिटल स्पेस। चेक इट ऑन गूगल इमेजेस पे जाओ, चेक करो एंटीक्यूबिटल स्पेस क्या होता है। व्हाट इज एंटीक्यूबिटल स्पेस? यू विल कम टू नो, चेक इट नाउ।
अगर आप चेक नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। मैंने आपको उसमें भी बताया था जब हम पल्स पढ़ रहे थे, और आपको अभी तक एंटी क्यूबिटल स्पेस नहीं पता। ये वाला जो पार्ट होता है ना, एल्बो का अपोजिट पार्ट, ये पार्ट जहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी को हम फील करते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज द एंटी क्यूबिटल स्पेस। समझ में आ रहा है एंटी क्यूबिटल स्पेस क्या होता है? एल्बो का अपोजिट हिस्सा, तो एंटी क्यूबिटल स्पेस से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर आपको कफ को बांधना होता है। क्यों? हमेशा देखना 2.5 सेंटीमीटर मतलब थोड़ा सा ऊपर बांधते हैं हम कफ को। जो एल्बो की अपोजिट वाला जो एरिया होता है उससे हम थोड़ा सा ऊपर बांधते हैं कफ को, ठीक है? दैट इज द राइट प्लेस, क्योंकि जो कफ होता है, कफ शुड बी एट द लेवल ऑफ द हार्ट। तो एंटी क्यूबिटल फोसा से, एंटी क्यूबिटल स्पेस से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर हम कफ को बांधते हैं। क्यों? क्योंकि इट शुड बी एट द लेवल ऑफ द हार्ट। अगर इट इज इन एट द लेवल ऑफ द हार्ट, अगर वो लेवल नहीं है, हार्ट के लेवल पे नहीं है, तो बीपी में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। 0.8 mm ऑफ Hg का वेरिएशन हो सकता है बीपी में। इसीलिए हम कफ को एंटी क्यूबिटल फोसा से 2.5 सेंटीमीटर अबव बांधते हैं। इज दैट क्लियर? एंटी क्यूबिटल फोसा Yes, क्या ma'am. होता है और 2.5 सेंटीमीटर क्यों ऊपर बांधना चाहिए कफ Yes. को? ओके। Palpate the radial artery and inflate the cuff until the radial pulse can no longer be felt. This provides an estimation of systolic pressure. Inflate cuff 30 mm of Hg higher than the estimated systolic pressure. Now आपको क्या करना है? कफ को इन्फ्लेट करना है, ठीक है? कफ को इन्फ्लेट कैसे करते हैं? कफ को इन्फ्लेट करना समझ में आता है आपको? कफ को इन्फ्लेट करने का मतलब क्या होता है? कफ को इन्फ्लेट करना मतलब इसमें हवा भरना। पेशेंट के एंटी क्यूबिटल फोसा से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर कफ को हम बांध देंगे। बांधने के बाद आप इसमें हवा भरेंगे, इन्फ्लेट करेंगे इसे, ठीक है? ये जो चीज है आपको दिखाई दे रही है, दिस पार्ट, इसको जब हम प्रेस Yes, ma'am. करेंगे तो कफ जो है इन्फ्लेट होता है। जैसे हम कफ को इन्फ्लेट कर रहे हैं उस वक्त हमें रेडियल पल्स को महसूस करना होता है, ठीक है? रेडियल पल्स को हम जब महसूस जब कफ को हम इन्फ्लेट कर रहे हैं उस वक्त हमें दूसरे हाथ से रेडियल पल्स को महसूस करना होता है। और एक टाइम आता है जब रेडियल पल्स महसूस होना बंद हो जाती है। दैट गिव्स एन एस्टिमेशन ऑफ द सिस्टोलिक प्रेशर। अब जब रेडियल पल्स महसूस होना बंद हो गई, उससे 30 mm ऑफ Hg हायर आप कफ को इन्फ्लेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेशेंट को बैठाया, उसके हाथ को आपने टेबल पे रखा, आपने कफ को 2.5 सेंटीमीटर अबव द एंटी क्यूबिटल फोसा बांधा, फिर आप जो है कफ को इन्फ्लेट करने लगे। इन्फ्लेट करते वक्त आप रेडियल आर्टरी को महसूस कर रहे हैं। अब आपको पता चला कि 80 पर आकर 80 पर आकर रेडियल आर्टरी, रेडियल पल्स जो है महसूस होना बंद हो गई। अब 80 से आप 30 mm ऑफ Hg और ऊपर जाओगे। समझ आ रही है बात? 80 से आप 30 mm ऑफ Hg और ऊपर जाओगे।
80 से 30 का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? 110 mm ऑफ Hg हुआ कि नहीं हुआ? 110 mm ऑफ Hg तक आप कफ को इन्फ्लेट करते रहोगे, फिर उसके बाद आप आहिस्ते आहिस्ते ढीला छोड़ोगे उसे। Basic first is, are you able to understand? Just don't give me blank. Just don't sit idle over there. If you're not able to understand, let me know. First years. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नॉर्मली हम ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, उसमें से थोड़ा सा चेंजेस है। देखो, जब भी आप ब्लड प्रेशर को नापते हो, आप जो कफ को इन्फ्लेट करते हो, कितना इन्फ्लेट करना चाहिए आपको कफ को, वो कैसे पता चलेगा? वो आपको ऐसे पता चलता है। आप क्या करोगे? रेडियल आर्टरी को महसूस करोगे। जहाँ पे रेडियल आर्टरी महसूस होना बंद हो जाती है, उससे 30 mm ऑफ Hg ज़्यादा आप कफ को इन्फ्लेट करोगे। समझ में आई बात? Yes, ma'am. उसके बाद क्या करोगे? पैल्पेट द ब्रेकियल आर्टरी एंड प्लेस द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप ओवर द साइट। फिर उसके बाद आप ब्रेकियल आर्टरी को महसूस करके वहाँ पे स्टेथोस्कोप को लगाओगे, एंड द ईयर पीस ऑन द ईयर, अप्लाई इनफ प्रेशर टू कीप द स्टेथोस्कोप इन प्लेस। The bell of the stethoscope is designed to amplify, intensify low frequency sound. Deflate the cuff 2 to 4 mm of Hg per second. तो हर सेकेंड में 2 से 4 mm ऑफ Hg आपको डिफ्लेट करना है। The first pulse heard is the systolic reading. तो जब आपको पल्स सुनने आती, जब सुनाई देने लगती है, दैट इज नोन एज द सिस्टोलिक प्रेशर। फिर उसके बाद आप उसको डिफ्लेट करते रहोगे कफ को। जब ये बंद हो जाती है आवाज़, तब जो रीडिंग आती है, दैट इज नोन एज द डायस्टोलिक प्रेशर। Deflate and remove cuff, roll neatly and replace. अब आपको क्या करना है? डिफ्लेट मतलब पूरी तरीके से कफ को डिफ्लेट कर देना है और उसको रिमूव करना है और नीटली उसको हटाना है। रिकॉर्ड द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर ऑन द वाइटल साइन शीट एंड कंपेयर द प्रेजेंट रीडिंग विद द प्रीवियस रीडिंग। उसके बाद आपको कंपेयर करना है, फिर रिपोर्ट और ट्रीट एनी चेंजेस। रिकॉर्ड करके कंपेयर करना है कि कोई चेंजेस तो नहीं है, फिर अगर चेंजेस है तो वो आपको बताना है। ईयर पीसेस को क्लीन करना है, बेल को क्लीन करना है एंटीसेप्टिक स्वैप से, और रिटर्न ऑल द इक्विपमेंट्स, एंड देन यू हैव टू रिटर्न द इक्विपमेंट्स। Okay, now I'll do one thing. I will send you a video of how to actually measure blood pressure. तब शायद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है? और एक और चीज़ है यहाँ पर, why do we keep 30 mm of Hg higher than the systolic pressure? हम कफ को 30 mm of Hg हायर क्यों इन्फ्लेट करते हैं? कभी सोचा है आपने? No, ma'am.
तो ये सोचो और इसका आंसर मुझे दो, अभी दो, कहीं से भी ढूंढ कर आप दो मुझे। Okay, do you have any doubt in this? You'll give me the answer tomorrow and I will send you one video. You can watch it right now since you have 10-15 minutes left.